सोहन सिंह जी का ये एक इच्छा और वाक्य मेरे लिए तो एक आदेश जैसी थी, तो मैं उसी समय फिर पत्रकारिता में मैं कदम रखा, पत्रिका से, राजस्थान पत्रिका से। देखिए, मैं पत्रकारिता में आया हूँ तो पत्रकारिता तो दिमाग से करूँगा, लेकिन दिल में तो हमेशा विचारधारा रहेगी। मैं कभी ना तो झुका किसी से, ना किसी से डरा, ना कोई मेरे को दबा पाया। मुझे लगा कि सत्य का उजागर होना चाहिए, तो मैं तो सीधा उसको लेकर जो एक पत्रकार कर सकता है वो मैंने किया। ये विचार कब आया कि अब सीधे सीधे राजनीति में आकर काम करना है? दिल्ली का एक मौलवी आकर उसने एक नेटवर्क बना रखा था किस तरह से आतंकियों का पाकिस्तानी। क्या आपको ये लगता है कि पत्रकारिता से कहीं ज़्यादा बड़ा काम राजनीतिक क्षेत्र में आकर कर सकते हैं? क्या यही एक कारण रहा? तो बार बार ये बातें आती थी, उन बातों ने कचोट दिया कहीं एक वरिष्ठ पत्रकार को। इस प्रकार का कुछ विषय हो गया है कि किसी राजनेता ने कोई तीखी बात कह दी कि एक बार आकर देखो। बाहर से टिप्पणी करना बहुत आसान है, जब राजनीति में आकर देखोगे तो पता लगेगा। क्या इस प्रकार की कोई बातचीत? लेकिन मैं देख रहा था कि चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं और एक अकेले नरेंद्र मोदी से हमें बहुत अपेक्षा है। निश्चित तौर पे उससे बदलाव आया है। सनातन का मतलब केवल इतना नहीं है कि धर्म पूजा और केवल धार्मिक बातें। मेरा मानना है कि सनातन में सामाजिक व्यवस्था से लेकर कुटुंब व्यवस्था, परिवार कैसे आगे बढ़े। उसके बाद भी क्या प्रताप जी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आगे तक सक्रिय दिखेंगे? लेकिन मैं जी, ये आप पहले व्यक्ति हैं जो ये ऐसी बातें पूछी। आपने कदम आगे बढ़ा दिया तो पीछे नहीं हटेगा, और मैं निश्चित तौर पर मैंने जहाँ कदम आगे बढ़ाया मैं पीछे नहीं हटाऊँ और मैं पीछे नहीं हटूँगा। पिछले 10, 12, 15 सालों से करते हैं। हमको पता है कि किस तरह से हज हाउस बनाने की यहाँ कोशिश हुई, कैसे यहाँ अल्पसंख्यक छात्रावास की कोशिश हुई, किस तरह से यहाँ एक सर्टेन समुदाय की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है जो बाहर से आती है। लगातार रोज़ घटनाएं होती हैं, आपस के झगड़े होते हैं। जयपुर के पास अत्यंत पिछड़ा कोई इलाका है कि मुझे सोच कर ही शर्म आती है। हाँ, सांगानेर टिकट एक व्यक्ति को मिलेगा, 19 लोग यदि टिकट से वंचित रहते हैं, तो क्या भाजपा को इस चुनाव में सांगानेर में कहीं कोई खतरा नजर नहीं आता? कि दावेदार होंगे, लेकिन मेरा फूल कमल का फूल है। बीजेपी में मैंने एक साल एक विस्तारक के तौर पर दिया था 1991 में, जब ओम प्रकाश जी माथुर जब संगठन मंत्री बन के आए, उसी समय चुनाव आ गए थे जिसमें राजीव गांधी जी की हत्या। राजनीति की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। वैसे तो राजस्थान में ये मौसम सर्दी की आहट देने वाला होता है, लेकिन राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में दिसंबर के प्रथम सप्ताह में संभवतः इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव की तैयारी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या हो फिर कांग्रेस, सबने पूरी ताकत झोंक रखी है। और साथ ही इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण बात और है, समाज के अलग अलग वर्ग से अनेक प्रकार के लोग इस चुनाव में अपनी दावेदारी कर रहे हैं। एक दौर था जब केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जुड़े हुए उनके पदाधिकारियों में ही एक रोमांच रहता था चुनाव का, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 1 वर्ष से मैं राजस्थान में घूम रहा हूं, सामाजिक जीवन के भी अनेक लोग इस चुनाव में सक्रियता से भाग ले रहे हैं। और न केवल राजनेता, अपितु हम कह सकते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, लेखक, चिंतक, विचारक, व्यापारी, हर एक वर्ग में इस चुनाव को लेकर एक विशेष रोमांच है। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने बहुत से राजनेताओं के साक्षात्कार लिए हैं, जिन्होंने अपनी वाणी से और अपनी कलम से राजस्थान की राजनीति को लेकर अनोखे अनकहे अनेक किस्से जनता के सामने रखे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार प्रताप जी राव की। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रताप जी सांगानेर से इस समय भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार हैं। लंबे समय से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए आप सबने भी देखा होगा, अनेक
चैनल्स पर आपने प्रताप जी के साक्षात्कार आमने सामने देखा होगा, अनेक चैनल्स पर भी आपने देखा होगा, और उसके पहले प्रिंट मीडिया में भी आपका काम रहा। लेकिन केवल इतना ही विषय नहीं है, विषय ये भी है कि उसके पहले भी कहीं ना कहीं सामाजिक जीवन की शुरुआत हो गई थी। तो बात करते हैं प्रताप जी से। सबसे पहले आपसे जानना ये चाहेंगे कि जब आपका अध्ययन हुआ उसके बाद में सामान्यतः ये देखा जाता है कि व्यक्ति की एक जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट लाइफ में एक मोड़ लेने लगती है, कहीं से प्रभावित होती है। किस प्रकार की रही स्टूडेंट लाइफ आपकी, और किस विचार से किस प्रकार प्रभावित रहे? विज्ञान जी, जैसे आप तो जानते ही हैं, लेकिन मैं बाकी आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं मूलतः एक संघ परिवार से होने के कारण बचपन से संघ का स्वयंसेवक और संघ की शाखाओं की जिम्मेदारी ली। जब कॉलेज में आया तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा, विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहा और लगभग 10 वर्ष तक विद्यार्थी परिषद के लिए काम किया, यहाँ अनेक स्थानों पर रहा। उसके बाद जब मैं वापस पूर्णकालिक से लौटा तो मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा था जी, और परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मुझे उस समय प्रांत प्रचारक सोन सिंह जी थे, उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा कि प्रताप, पत्रकारिता एक बड़ा चैलेंज वाला, चुनौती वाला कार्य है और यहाँ एक विशिष्ट यानी कि वामपंथी विचारधारा बहुत ज़्यादा हावी है और क्योंकि वामपंथी विचारधारा हावी होने के कारण अपने जो विचार हैं वो पूरी तरह से सही ढंग से नहीं आ पा रहे, तो हमें उस क्षेत्र में जाना चाहिए। सोन सिंह जी का ये एक इच्छा और वाक्य मेरे लिए तो एक आदेश जैसी थी, तो मैं उसी समय फिर पत्रकारिता में मैं कदम रखा। पत्रिका से, राजस्थान पत्रिका से शुरुआत की, गंगानगर बीकानेर जैसे बॉर्डर पे भी रहा, वहाँ पत्रकारिता की जी। फिर वापस आया। वापस आने के बाद एक महानगर टाइम्स उस समय शुरू हुआ था, कहा था कि अपनी विचारधारा से वो होगा, तो मैं वहाँ भी कुछ समय के लिए रहा। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुआ जी, तो ईटीवी की शुरुआत थी, देश में भी रीजनल चैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विस्तार हो रहा था। तो शुरुआती दौर में ही मैं यहाँ एडिटर बन के आया और उसके बाद फिर आपको पता ही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आपने जिस तरीके से काम किया, उसके बाद जब आप पत्रकारिता में आए तो सामान्यतः ये कहा जाता है कि पत्रकारिता में उस दौर में तो खासतौर पर वामपंथियों का बोलबाला था ही। किस प्रकार की चुनौतियां, कोई एक दो कोई प्रमुख घटनाएं ऐसी ध्यान में आती हैं कि संघ का कार्यकर्ता होने के नाते कुछ परेशानियां हुई उस क्षेत्र में काम करते हुए? देखिए, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन लगातार विषय है। मैं जब ज्वाइन किया तो हमारे एडिटर ने कहा कि तुम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हो और पत्रकारिता में तो विद्यार्थी परिषद चलेगी नहीं। तो मैंने कहा कि देखिए, मैं पत्रकारिता में आया हूँ तो पत्रकारिता तो दिमाग से करूँगा, लेकिन दिल में तो हमेशा विचारधारा रहेगी, इसको तो मैं ख़त्म नहीं कर सकता जी। तो लेकिन फिर एक बात यह है कि हमारी विचारधारा, संघ की विचारधारा में जो बात सिखाई गई है वो ईमानदारी से और सत्यपूर्णता से, सत्य को सामने लाने की जो एक दैनंदिन शाखा में जो एक आदत डाली जाती थी, उसी को मैंने पत्रकारिता में भी यूज़ किया। मेरे सामने अगर कोई गलत व्यक्ति की बातें आई तो उस बात को उठाने में मैंने कोई वो कहाँ से, किधर से, किस गुट का है, कौन है, इसकी कोई वो नहीं सोची। तो ये संघ की शाखाओं का, संघ के विचार का एक परिणाम था कि मैं कभी ना तो झुका किसी से, ना किसी से डरा, ना कोई मेरे को दबा पाया। मुझे लगा कि सत्य का उजागर होना चाहिए, तो मैं तो सीधा उसको लेकर जो एक पत्रकार कर सकता है वो मैंने किया। बहुत काम किए पत्रकारिता में, बहुत बड़े बड़े नेताओं को आपने सामने बैठा के बहुत तीखे सवाल भी पूछे हैं। ये विचार कब आया कि अब सीधे सीधे राजनीति में आकर काम करना है? मैं कुछ बातें बताता हूँ उससे पहले पत्रकारिता की। मुझे विज्ञान जी 2-3 चीज़ें ऐसे ध्यान आती है कि आपने, क्योंकि पत्रकारिता में क्या संकट थे और क्या कैसे थे। मुझे एक बार कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि यहाँ अजमेर रोड पर एक कॉलोनी थी, वहाँ बेंगलोर से आके 2 जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो बड़े स्तर पे कन्वर्शन कर रहे थे। वहाँ के 1-2 लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हर संडे को यहाँ कन्वर्शन होता है। अब कन्वर्शन होता है, वो पुलिस में जा नहीं सकते क्योंकि उस समय कांग्रेस का सरकार थी और निश्चित तौर पर वो आम आदमी कुछ कर नहीं सकता था। तो मैं खुद फिर वहाँ
जाके कैसे फिर लोगों को इकट्ठा करके उस खबर को फिर आईबी वगैरह करके वो कैसे कन्वर्शन रुके। तो इस तरह के उसके बाद मेरे को ध्यान है सिम्मी का मामला आया, लादेन के उन्होंने पोस्टर छापे, तो लादेन के पोस्टर छापे तो वो खबर मैं दी कि किस तरह से सिम्मी का नेटवर्क बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ सिम्मी पे प्रतिबंध लगा, जो फूटा खुर्रा में वहाँ जाके उनका ऑफिस था, वहाँ जाके पुलिस ने छापा मारा, पकड़ा, आपत्तिजनक सामग्री पकड़ी। हालांकि उसके दौरान थ्रेट काफ़ी आए, काफ़ी कुछ धमकियाँ मिली। उसके बाद ये जो गोपालबाड़ी में एक बांग्लादेशी बस्ती थी, बांग्लादेशी बस्ती में तो ये हाल था विवेकानंद जी कि मैंने लगातार रोज एक रिपोर्ट देता था जी। और ये मैं शुरुआत की थी 98 में शुरुआत की और 2002 तक मैं ईटीवी में आ गया जी। अखबार से इलेक्ट्रॉनिक में आ गया, लेकिन लगातार उस खबर को पीछा करता रहा। तो अशोक गहलोत जी की गवर्नमेंट ने जाते जाते इस कॉलोनी को शिफ्ट किया था। उसमें किस तरह से बांग्लादेशी गतिविधियां हो रही हैं, कैसे लोग आते हैं, कहाँ आते हैं, कैसे कश्मीरी आतंकी भी यहाँ जो प्रेशर ले रहे हैं। अब्दुल करीम टुंडा जैसा आतंकवादी वो गाजियाबाद में अपने ट्रेनिंग सेंटर चलाता था, यहाँ उसके लिए एक वो स्लीपर सेल की तरह यहाँ के रहता था। तो ये सारी चीज़ें ऐसे बहुत सारे, एक अपने यहाँ मंत्री थे, उन मंत्री के यहाँ एक दिल्ली का एक मौलवी आकर उसने एक नेटवर्क बना रखा था किस तरह से आतंकियों का पाकिस्तानी। तो वो सारे, तो इतने सारे, मैं पत्रकारिता की बात करूं तो ये सारे। उसके बाद आपने जो कहा कि राजनीति में कूदने का कैसे मन आया, देखिए मैं पहले से ही सामाजिक कार्यकर्ता रहा जी। कुछ ऐसे विषय थे जो बार बार कचोटते थे और इतने लंबे समय के बाद हम लगातार सोचते रहे, क्योंकि जब राम जन्मभूमि के मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था, मैं आंदोलन में दोनों बार गया। जब मुलायम सिंह के समय कार्य सेवा हुई तब भी जंगलों के माध्यम में रहते हुए हम 15 दिन जंगलों में रहे, फिर पहुँचे। हमारे साथ के एक रामोतार जी गुप्ता को गोली लगी, उनके शव का पता नहीं लगा। तो ये सारी घटनाएं हुई, सारी देखी। लेकिन जब लगा कि अब दौर बदलेगा, हिंदू जग गया है, दौर बदलेगा और जो ये एक मानसिकता है, जो एक समुदाय की मानसिकता, जो राज करने की मानसिकता, जो प्रताड़ित करने की मानसिकता है, बदलेगी। क्योंकि हम परकोटे के थे, परकोटे में सारी चीज़ें देखते थे। बदलाव की आकांक्षा के साथ ही जी पत्रकारिता हुई, लगने लगा। लेकिन समय और ज़्यादा कठिन होता जा रहा है जी। और अभी जो मेरे पास जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी इस बात की थी कि हम कैसे आने वाली पीढ़ी को तक हम संस्कार पहुंचाए। तो कंटेंट के जरिए हम लोग पहुंचा रहे थे। पत्रकार हूँ तो कंटेंट के जरिए कैसे नई पीढ़ी तक हम अपनी विरासत को आगे बढ़ाएं जी। लेकिन लगा कि केवल इंटरनेट पे इस तरह के मुकाबले से नहीं होगा, ज़मीनी मुकाबला भी बहुत ज़रूरी है। ज़मीन पर कुछ ऐसे लोगों को खड़ा होना ज़रूरी है जो हमारी सभ्यता, संस्कृति और धर्म को लेकर कुछ सोच सकें। केवल ये एक मामला जो है कि विकास का नहीं है, ये मामला है कि आने वाले समय में हमारी क्या संस्कृति रहे, हमारे क्या संस्कार रहे, क्या जो हमारा धर्म है, क्या जो हमारी जो लगातार हमारी जो धार्मिक चेतना है वो क्या जागृत रहे, ये एक बहुत जरूरी था। प्रताप जी, क्या लगता है जिस तरीके से आप पत्रकारिता में आपने काम किया, बहुत चुनौतियां आई, बहुत सी स्टोरी ऐसी होंगी जिनको आज भी आप देखते होंगे तो मन में संतुष्टि का भाव आता होगा कि हाँ, मैं पत्रकारिता में आया और कुछ अच्छा मैंने करने का प्रयास किया। लेकिन क्या लगता है इस दौर में, क्या आपको ये लगता है कि पत्रकारिता से कहीं ज़्यादा बड़ा काम राजनीतिक क्षेत्र में आकर कर सकते हैं? क्या यही एक कारण रहा कि पत्रकारिता के साथ में अब सीधे सीधे राजनीति में आकर चुनाव लड़ने का मन बना है? हाँ विवेकानंद जी, एक तो बात तो है ही कि मैंने देखा कि हम पत्रकारिता में जब आते हैं तो हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, विषय उठाना है, हमारे हाथ विषय उठाना है, उसके लिए दबाव बनाना है। अब दबाव बनाने के बाद किस तरह के लोग हैं, किस तरह की मानसिकता है, कौन है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि हम जिस बात को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं क्या वो पूरी होगी क्या। और
कई चीज़ें ऐसे देखती हुई लगी। देखिए हम चर्चा भी करते थे, जब डिस्कशन में करते थे कि वो नेता जो है फेल है, वो नेता ये काम नहीं कर पा रहा है, वो नेता ये कर पा रहा है। तो कई बार जो अनौपचारिक बातचीत होती थी नेताओं की, वो मेरे को ही कहते थे यार आप स्क्रीन पे बोलना बड़ा आसान है, ज़रा फील्ड में उतर के देखो जी, फील्ड की बातें और कुछ हैं। तो बार बार ये बातें आती थी। उन बातों ने कचोट दिया कहीं एक वरिष्ठ पत्रकार को? उन बातों ने मुझे ये बार बार सोचने को मजबूर किया कि क्या वास्तव में। तो मैंने देखा कि देखिए चुनौती नहीं है, हमारी दृष्टि अलग है। कि हम जब राजनीति में आते हैं तो मैंने देखा कि राजनीति में कोई अगर मान लो पार्षद बन जाए तो वो अपने वार्ड से ज़्यादा चिंता इस बात की करता है कि एमएलए कैसे बनूं। एमएलए बन जाता है तो इस बात की चिंता ज़्यादा है उसको मंत्री कैसे बनूं। तो ये जो लगातार अति महत्वाकांक्षा का जो एक दौर है वो उसको उसकी जिम्मेदारी से दूर कर देता है या उसकी जिम्मेदारी से उसको विमुख कर देता है। तो मुझे लगा कि ये जो एक अति महत्वाकांक्षा है वो भी, देखिए मैं जो यहाँ आया मुझे ऐसी कोई पब्लिसिटी की और ऐसी पॉपुलरिटी की या कोई अपने आप को, मुझे ये लगा कि मैं भी एक बार करके प्रैक्टिकल करके देखते हैं, फील्ड में उतर के देखते हैं कि जो हम बोलते हैं जी, जो नेताओं के को लेकर जो कचोटते हैं या उनके ऊपर आरोप भी लगाते हैं जी, तो क्या हम कर पाते हैं क्या, और मान लो कर पाए। आपकी इस बात से तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक फिल्म आई थी नायक अनिल कपूर की, एक राजनेता का इंटरव्यू लेते हैं और ऑन स्क्रीन वो राजनेता कहते हैं कि एक दिन के लिए सीएम बनकर देखिए। क्या इस प्रकार का कुछ विषय हो गया है कि किसी राजनेता ने कोई तीखी बात कह दी कि एक बार आकर देखो, बाहर से टिप्पणी करना बहुत आसान है, जब राजनीति में आकर देखोगे तो पता लगेगा। क्या इस प्रकार की कोई बातचीत? देखिए तो कोई व्यक्तिगत रूप से किसी ने कही हो ऐसी नहीं है, लेकिन अनौपचारिक बातचीत में बड़े नेताओं की बातचीत होती है। मेरे को दूसरी बात तो एक और जो मैंने, ये तो प्रैक्टिकल बात थी, लेकिन मैं ये देख रहा था कि चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और एक अकेले नरेंद्र मोदी से हमें बहुत अपेक्षा है, निश्चित तौर पे उससे बदलाव आया है, लेकिन अगर बहुत तेज़ी से बदलाव चाहिए, नीचे तक बदलाव चाहिए, तो उनकी ही राह पर चलने वाले हज़ारों लोग चाहिए इस देश को, और उनकी राह पर चलने वाले हज़ारों लोग चाहिए। तो इसलिए मैं एक अच्छी खासी देखिए मैं नौकरी कर रहा था बहुत अच्छी खासी, और मुझे कोई चिंता नहीं थी अच्छी तरह से। लेकिन जब एक जिम्मेदारी का भाव आया, कहा गया कि हमारे सामने एक बड़ा संकट है, तो मैंने अपनी नौकरी को छोड़कर मैं एक ऐसे काम में लगा जिसमें एक सनातन का एक इकोसिस्टम खड़ा करना था। उस इकोसिस्टम को हमने खड़ा किया कि मीडिया को कैसे हम अपने विचारों के साथ जोड़ें, मीडिया में कैसे अपने विचारों को प्रभावी करें। तो ये भी एक ऐसा ही मुझे राजनीतिक क्षेत्र फिर लगता है कि यहाँ भी सनातनी विचारों के, सनातन को मानने वाले, सनातन को स्थापित करने वाले लोग आगे आने चाहिए। सनातन का मतलब केवल इतना नहीं है कि धर्म, पूजा और केवल धार्मिक बातें। मेरा मानना है कि सनातन में सामाजिक व्यवस्था से लेके कुटुंब व्यवस्था, परिवार कैसे आगे बढ़े, हमारे नगरों की व्यवस्थाएं क्या हो, हम एक दूसरे की चिंता कैसे करें, समस्याओं का मुकाबला हम सरकार के ऊपर नहीं, सब मिलकर कैसे उसको दूर करें। तो एक ऐसा समाज में भाव जागृत करना, सबको साथ लेना, ये एक तो बड़ा विषय है ये मैं एक प्रश्न और करना चाहूँगा आपसे। अभी चुनाव तो 2-2.5 महीने में हो जाना है। इस चुनाव के दौरान जो स्थितियां बनेंगी वो तो खैर अलग विषय है, लेकिन उसके बाद भी क्या प्रताप जी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आगे तक सक्रिय दिखेंगे? देखिए मैं विवेकानंद जी, ये आप पहले व्यक्ति हैं जो ये ऐसी बातें पूछी आपने, नहीं तो आमतौर पे तो ये है कि टिकट नहीं मिला तो, पर मैं जब यहाँ इसके बारे में सोचा जी, तो मैं एक हमारे मार्गदर्शक हैं बड़े, उनके पास गया। उन्होंने कहा प्रताप कदम आगे बढ़ा दिया तो पीछे नहीं हटेगा, और मैं निश्चित तौर पे मैंने जहाँ कदम आगे बढ़ाया मैं पीछे नहीं हटाऊँ, और मैं अब पीछे नहीं हटूँगा। ठीक है, जिम्मेदारी क्या मिलती है क्या नहीं मिलती है, लेकिन अब ये जो काम है ये निरंतर और आगे बढ़ता रहेगा, और मैं अपने हिसाब से मुझे जो लगता है योगदान जो है वो इस क्षेत्र में मैं अब लगातार देता रहूँगा, क्योंकि ये मैंने तय कर लिया है कि अब जो ये बड़े हुए कदम हैं ये पीछे नहीं हटेंगे। तो कुल मिला के अब आने वाला जो समय है उसमें प्रताप राव एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ एक राजनेता की भूमिका में भी हमेशा देखने को मिलेंगे, चाहे चुनावी राजनीति हो चाहे संगठन की राजनीति। मैं थोड़ा सा संशोधन करना जी। एक पत्रकार
राजनीतिक नेता बनेगा या नहीं पता ही नहीं मेरे को। राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे तो ज़रूर लगातार आपको दिखाई देगा जी। मैं सामाजिक तौर पे लगातार एक्टिव रहा हूँ, लेकिन राजनीति में सीधा सीधा। लेकिन अब ये जो मानस पूरा है कि राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे मैं अपनी भूमिका लगा। सांगानेर को लेके क्या प्रमुख आपका विचार है कि यदि मौका मिलता है, चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं, तो क्या पहली 3 प्राथमिकताएं क्या आपको लगती हैं कि ये काम सबसे पहले प्राथमिकता पे करने चाहिए? देखिए विवेकानंद जी यहाँ 2, 3, 4, 5 पिछले 10, 12, 15 सालों से घटनाएं हुई। हमको पता है कि किस तरह से हज हाउस बनाने की यहाँ कोशिश हुई, कैसे यहाँ अल्पसंख्यक छात्रावास की कोशिश हुई, किस तरह से यहाँ एक सर्टेन समुदाय की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है जो बाहर से आके लगातार रोज़ घटनाएं होती हैं, आपस के झगड़े होते हैं। तो निश्चित तौर पे सांगानेर की संस्कृति को, सांगानेर के स्वरूप को, सांगानेर की डेमोग्राफी को बदलने की जो ये साजिश और कोशिश हो रही है, ये मेरा एक ही है कि सबसे पहले, क्योंकि सांगानेर की जनता बड़ी जागरूक है। इलाज क्या है? इलाज देखिए ये है कि जनता जब संगठित होती है और जनता संगठित होकर जब प्रतिकार करती है, आवाज़ उठाती है, तो उस आवाज़ में दम होता है, अच्छी अच्छी सरकारें हिल जाती हैं जी। तो मेरा तो ये है कि मैं जनता के साथ उस संघर्ष में हमेशा खड़ा रहूँगा कि सनातन को यहाँ नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा जो पहला जी। पर दूसरी बात मेरे को लगी कि देखिए मैं पत्रकार के तौर पे सांगानेर बहुत गया, पर सांगानेर गया, कभी कोई विषय आया तो गया, बहुत डीप में नहीं गया। हाँ, विद्या जी पाठक जब चुनाव लड़ती थी तो मैं कॉलेज का विद्यार्थी था, तो विस्तारक के तौर पे मैं गया था। तब गांव थे, गांव में बिजली नहीं थी, ये इतना मेरे को पता ही रहता था। और तब सांगानेर छोटा सा कस्बा था, लेकिन अच्छा सा था, साफ सुथरा सा कस्बा था। लेकिन अब जब मैं सांगानेर के अंदर इंटीरियर में जा रहा हूँ, इतनी ज़बरदस्त, जयपुर के पास अत्यंत पिछड़ा कोई इलाका है कि मुझे सोच कर ही शर्म आती है। हाँ, सांगानेर आप देखिए, मैं भी पत्रकार के तौर पे बहुत प्रदेश और देश में बहुत घुमा हूँ, गांव तक गया हूँ, तो मुझे पिछड़े इलाकों में जाने के बाद लगता था बहुत पिछड़े। खूब स्टोरीज बनाई है कि ये प्रदेश का अत्यंत पिछड़ा इलाका है, यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है। पर जब सांगानेर में गया तो मैं ये कहने लगा कि अपने पड़ोस में इतना राजधानी के पास में होकर भी इतना पिछड़ा है, तो मुझे लगा कि इसके साथ जानबूझकर भेदभाव बढ़ता जा रहा है। कारण है उसका, क्योंकि ये हमेशा सनातन के साथ है, कांग्रेस का कभी साथ नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार आई तो इसके खिलाफ ही उन्होंने काम किया, भेदभाव बढ़ता है। यहाँ हमेशा इसको डंपिंग यार्ड बना दिया। वो एक द्रव्यवती नदी जो वसुंधरा जी ने एक बहुत अच्छी योजना शुरू की थी, और मुझे लगता था कि द्रव्यवती योजना अगर सक्सेस हो जाती तो सांगानेर भी पर्यटन का बड़ा केंद्र बनता। एक बार बीच में टोकूंगा आपको, आपने जो कहा कि सांगानेर का क्षेत्र राजधानी से एकदम इतना नज़दीक का क्षेत्र है, फिर भी इतना पिछड़ापन है। इस समय वहाँ से विधायक भारतीय जनता पार्टी के अशोक लाहोटी हैं, उनसे पहले लंबे समय तक वहाँ विधायक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी रहे। एक प्रकार से सांगानेर को बीजेपी का गढ़ कहा जाता रहा। उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधियों की भी कहीं ना कहीं क्या लगता है कि कमजोरी रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के रहे होंगे? नहीं, मैं जब गया तो देखिए घनश्याम जी यहाँ 15 साल रहे, उसमें 2 बार सरकारें रही, और 2 बार सरकारें रही, और उस दौरान यहाँ जो कॉलोनीज़ में बड़ी संख्या में सीमेंट सड़कें बनी हैं, और कुछ जगह देखा है कि वहाँ सीवरेज भी बने। उन्होंने सड़कें, सीवरेज, इसको लेकर काफ़ी काम किया। अशोक लाहोटी अभी विधायक हैं, तो अशोक जी के साथ सबसे बड़ी बात ये हुई कि सरकार इस समय जो आई है वो एकदम भेदभाव वाली सरकार है। उसने ठान लिया कि वो इलाके जहाँ बीजेपी को सपोर्ट मिल रहा है उन इलाकों को बिल्कुल उपेक्षित कर दिया जाए, और उन्होंने ये किया। अशोक लाहोटी अपना संघर्ष करते रहे, जितनी उनकी क्षमता थी, जितनी उनकी ताकत थी, जो वो कर सकते थे, उसके लिए उन्होंने दबाव बनाना, संघर्ष करना और विधानसभा में मुद्दे उठाना ये कोशिश की जी। लेकिन हम समझ सकते हैं कि जब सरकार इतनी एकदम खिलाफ हो तो एक विधायक की एक अपनी सीमा है, तो उस सीमा में रह के वो जो कर सकते थे उन्होंने कोशिश। प्रताप जी, ऐसा कहा जाता है अक्सर कि जिस जगह यो लगता है कि भाजपा का ये गढ़ है या भाजपा के लिए स्थितियां जहां थोड़ी अनुकूल लगती हैं, वहां सर्वाधिक दावेदार होते हैं टिकट के लिए। सांगानेर को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि शायद राजस्थान में
कुछ गिने चुने जो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां सर्वाधिक लोग टिकट चाह रहे हैं उनमें एक सांगानेर भी है, लेकिन टिकट एक ही व्यक्ति को मिल पाता है। और बाद में जो स्थितियां बनती हैं, जब ज़्यादा महत्वाकांक्षी लोग हो जाते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे हो पाते हैं कि जो पार्टी के विचार के साथ चल पाते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल बात ये करना चाह रहा हूँ कि टिकट एक व्यक्ति को मिलेगा, 19 लोग यदि टिकट से वंचित रहते हैं तो क्या भाजपा को इस चुनाव में सांगानेर में कहीं कोई खतरा नजर नहीं आता? देखिए, मैं आपको एक घटना बताता हूँ जी कि सांगानेर में बहुत सारे दावेदार हैं। हम सबको बाहर से लगता है कि यार इतने सारे दावेदार और ये तो हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। मुझे भी ये लगता था कि ये तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब सबसे मिले तो एक मानस सबका कि दावेदार हूँ, लेकिन मेरा फूल कमल का फूल है, मेरी पहचान कमल की पहचान है। और देखिए, इतना ही नहीं हुआ है कि अभी पिछले दिनों जी लगभग बड़ी संख्या में दावेदार सब बैठे, उन्होंने 2-3 बातें तय की कि हम एक दूसरे के खिलाफ बात कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपस में मनमुटाव नहीं हो, क्योंकि हम में से किसी को एक को टिकट मिलेगा जी। तो कल को केवल इन्हीं बातों को लेके तो हम सब आपस में अपना सौहार्द एक कार्यकर्ता के तौर पे बढ़ाए रखेंगे। दूसरा, जिसको भी टिकट मिलेगा कमल के फूल को आगे रखते हुए हम सब उसके लिए तुरंत काम करेंगे। ये बातें बैठकर सब जो दावेदार है सब बैठ के और ये तय करते हैं। तो देखिए, मेरा नहीं, ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप से ये जो आपने बात कही ये ठीक लगती है, लेकिन आप चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बड़ा अनुभव है राजनीति में, उस अनुभव को देखते हुए एक पत्रकार क्या सोचता है इस विषय में कि क्या वास्तव में ये सब कुछ हो पाएगा धरातल पर? नहीं, मेरा एक मानना है कि देखिए, ज़्यादातर जो टिकट मांग रहे हैं जी वो ज़्यादातर वरिष्ठ, माने उनका एक लंबा कार्यकाल रहा है टिकट मांगने और क्या कहते हैं काम का, बीजेपी में काम का या अपने संगठनों में काम का। तो सब कहीं ना कहीं विचारधारा संगठनों से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, और उनकी प्राथमिकता ये है कि मुझे भाजपा से एमएलए बनना है। उनको एमएलए बनना प्राथमिकता नहीं है, उनकी प्राथमिकता है भाजपा से। तो इसलिए भाजपा पहले है, एमएलए बाद में। तो मुझे लगता है कि सांगानेर में जब भी घोषणा होगी तो जितने भी दावेदार हैं सब मिलकर एक साथ जाके कमल के फूल के लिए काम करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल। अच्छा, एक प्रश्न और करना चाहूँगा कि आप तो बीच में एक कालखंड ऐसा रहा जब सीधे सीधे पत्रकारिता में काफ़ी समय आपने लगाया, उसके पहले विद्यार्थी परिषद में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आपने काम किया है, लेकिन अब चूंकि जब आप टिकट के दावेदार हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्ट्रक्चर है संगठन का, संगठन के लोगों को साथ में लेके आप फील्ड में काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, क्या किसी प्रकार का कोई विरोधाभास, क्या कार्यकर्ताओं में एक स्वीकार्यता को लेकर कोई संकट, कोई एक दूसरे के बीच में इस प्रकार की चर्चाएं भी देखने को, सुनने को मिलती हैं कि लंबे समय तक सीधे पार्टी की गतिविधियों में चूंकि रहना नहीं हुआ है, तो क्या कोई अलग प्रकार का अनुभव होता है या फिर सब कुछ सहज है? नहीं, देखिए, मैं ये बात बिल्कुल आपकी सही है, क्योंकि संपर्क उस तरह से नहीं था, क्योंकि पत्रकार के तौर पे मेरा जो संपर्क है पार्टी के ऊपर के लोगों से संपर्क जरूर रहा, नीचे जो जमीन पे काम करते हैं उन कार्यकर्ताओं से कम संपर्क हुआ। लेकिन मैंने पिछले समय को इसीलिए मैं गुजारा, तो उसमें 2 बातें आई। एक तो मैं यहाँ क्योंकि विधायी परिषद के कार्यकर्ता के तौर पे मैं बीजेपी में मैंने 1 साल एक विस्तारक के तौर पे दिया था 1991 में। जब ओम प्रकाश जी माथुर जब संगठन मंत्री बन के आए, उसी समय चुनाव आ गए थे जिसमें राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, वो वाले चुनाव थे। तो उस दौरान अचानक तो मैं उनके सहयोगी के तौर पे मैं अपना समय दिया था पढ़ते हुए, बता रहा हूँ। तो बीजेपी में बहुत सारे, फिर मैं यहाँ विस्तारक रहा, तो पुराने काफ़ी संपर्क के लोग थे, उनको मैंने रिवाइव जब किया और आए तो बिल्कुल परिवार जैसा लगा। देखिए, अभी आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं इतने सारे लोगों से मिल लिया, तो जो छूटा था जो 1996 में जब मैं पत्रकारिता में आया तो कहानी वहीं से ही शुरू हो गई। ऐसा नहीं हुआ कि 0 से शुरू हुई। तो ऐसा लगा कि नहीं, वापस में परिवार में वो जो संबंध थे वापस वो प्रगाढ़ हो गए। ठीक है, मिलना जुलना जो इतना नहीं हुआ उस तरह के कामकाज नहीं हुए, लेकिन सब जगह से जो जिस तरह का स्नेह और
उनका एक सहयोग मिल रहा है, वो निश्चित तौर पे ये है कि इस तरह की समस्या मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। जी, तो इस प्रकार की कोई समस्या नज़र नहीं आ रही, क्योंकि लंबा समय जो है वो संगठन के साथ में काम करते हुए और ख़ासतौर पर विचार परिवार के जो संगठन हैं उनमें काम किया है प्रताप जी ने। और अब चूंकि चुनाव का समय नज़दीक है, और एक बात ये भी इन्होंने स्पष्ट कर दी है कि दावेदार भले ही बहुत अधिक होंगे, लेकिन सबके लिए कमल का फूल ये पहली प्राथमिकता है। टिकट चाहे जिस कार्यकर्ता को मिले, सब लोग मिलकर कमल के फूल को जिताने के लिए काम करेंगे, नरेंद्र मोदी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। आने वाला समय बताएगा कि जिस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रताप जी ने अपना प्रताप दिखाया है, राजनीतिक क्षेत्र में कितना प्रताप दिखा पाते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी एक विशेष हस्ती के साथ, किसी एक विशेष वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।